अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से नई जानकारी। तो आधे घंटे के लिए देश के पूर्वोत्तर राज्यों के सफर पर हमारे साथ चलिए। आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता और पारंपरिक विरासत को महसूस करेंगे। तो आइए चले। सबसे पहले प्रधानमंत्री के अविकल के पूर्वोत्तर की यात्रा से बात शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में वर्चुअल माध्यम से त्रिपुरा के लिए 8,534 करोड़ रुपए के लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में अगरतला पश्चिमी बाईपास का निर्माण भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने 1,46,000 ग्रामीण घरों के लिए नल से जल के कनेक्शन की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में एकीकृत जांच चौकी पर लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से बने लैंड पोर्ट का भी उद्घाटन किया। ये लैंड पोर्ट भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इससे बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह तक सामान और साथ ही साथ यात्रियों की आवाजाही की सुविधा मिलेगी। इस पोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मार्च 2021 में रखी थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा की विकास गति में लगातार तेजी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार और पर्यटन संबंधों के एक बड़े गलियारे के रूप में उभर रहा है। उन्होंने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कल लगभग 55,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के व्यापार, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर। यहाँ एक साथ कल 55,000 रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण या शिलान्यास किया गया। अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। आज अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। इन परियोजनाओं की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से की गई। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली तथा तेल और गैस से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्नति योजना से औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हो सकेगा। 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना नॉर्थ ईस्ट में निवेश और नौकरियों की नई संभावना लेकर आएगी। मेरा पूरा जोर इस बात पर रहा है कि इस बार इससे स्टार्टअप, नई टेक्नोलॉजी, होम स्टे, टूरिज्म ऐसे अनेक क्षेत्रों में जो युवा हमारे आना चाहते हैं, मैं उन नौजवानों को पूरा सपोर्ट करने की गारंटी देता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही केंद्र सरकार ने मिशन पाम ऑयल की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत पहली पाम ऑयल मिल का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि इससे भारत खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने
नल से जल उपलब्ध कराने के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अष्टलक्ष्मी की ही तरह पूर्वोत्तर के विकास और प्रगति के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि सेला सुरंग परियोजना लगभग 8.25 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है और ये इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस सुरंग से बालीपारा, चारीद्वार, तवांग जाने के लिए 12 मासी सड़कें उपलब्ध हो सकेंगी। सेला टनल पहल भी तो बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। केंद्र में मजबूत और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है। उन्नति 24 ये एक गेम चेंजर पहल है जो पूर्वोत्तर में नए उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगी। भारत के आर्थिक विकास के पावर हाउस के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण साकार हो रहा है। आर्थिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर पहल और समूचे क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं सामने आ रही हैं। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ ही पूर्वोत्तर विनिर्माण कंपनियों द्वारा अपने संयंत्र स्थापित करने के लिए नए निवेश का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक्ट ईस्ट को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता यानी उन्नति 2024 के माध्यम से ये नीति न केवल इस समूचे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के व्यापार और वाणिज्य के लिए भी दोगुने रास्ते खोलेगी। प्रधानमंत्री ने कल जोरहाट में महान योद्धा लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस परियोजना में लचित और ताई अहोम संग्रहालय तथा 500 सीट वाले सभागार का निर्माण भी शामिल है। श्री मोदी ने जोरहाट से 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सुबह असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में सेंट्रल कोहोरा रेंज में मिहीमुख में जीप और हाथी सवारी का भी अनुभव लिया। प्रधानमंत्री ने उद्यान में वन दुर्गा नाम से प्रसिद्ध महिला वन रक्षकों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण में वन दुर्गा का समर्पण और साहस प्रेरणा का विषय है। और अब बात सिक्किम की। हाल ही में सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से लगभग 18 किलोमीटर दूर नामन गांव के बारपीपल डांडा क्षेत्र के विधायक सोनम छेरिंग बेंजिंगपा ने राष्ट्रीय नायक और संगीतकार कैप्टन राम सिंह ठाकुरी की एक पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया। याद रहे, कैप्टन राम सिंह ठाकुरी का जन्म 15 अगस्त 1914 को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास खनियारा गांव में हुआ था। 1927 में द्वितीय गोरखा ब्रिगेड में बैंड में सेवा की और 1942 में राष्ट्रीय सेवा के लिए आजाद हिंद सेना में शामिल हो गए थे। आकाशवाणी से बात करते हुए शालिक फाउंडेशन कमेटी की सदस्य कल्याणी शर्मा ने कैप्टन राम सिंह ठाकुरी के जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया। राम सिंह ठाकुरी का जन्म 1915 में 15 अगस्त के दिन हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिला में हवलदार दिलीप सिंह ठाकुरी के पुत्र के रूप में हुआ था। स्थानीय सैनिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करके बहुत छोटी उम्र में बॉय के रूप में रिक्रूट हुए राम सिंह को सिपाही के रूप में 6,721 नंबर की प्राप्ति हुई। उनकी कार्यक्षमता, योग्यता और असल चरित्र के कारण सन 1935 में लैंस नायक, सन 1940 में नायक, 1941 साल में हवलदार होते हुए इसी साल इनका मेजर पद के रूप में पदोन्नति हुई। सरल और कोमल हृदय के राम सिंह ठाकुरी की छोटी उम्र से संगीत के प्रति मोह
संभव था। अपने वेतन को संजोते हुए उन्होंने वायलिन को खरीदा था। उनके संगीत के प्रति की रुचि को देखकर कमांडिंग ऑफिसर की पत्नी ने प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। विश्व युद्ध के महासंग्राम में सन 1941 को 23 अगस्त के दिन उनको अपने बैंड पार्टी के साथ युद्ध में जाने का आदेश प्राप्त हुआ। सन 1941 के अंत में युद्ध ने इतना भीषण रूप धारण किया कि 2-1 गोरखा राइफल्स के जमादार पूर्ण सिंह ठाकुर एवं राम सिंह ठाकुरी लगायत अन्य एकाधिक सैनिकों को जापानी सेना ने युद्ध बंदी बनाया था। अति कष्टकारक जीवन व्यतीत करते हुए भी राम सिंह ठाकुरी की प्रतिभा एवं भगवान की असीम कृपा के कारण युद्ध बंदी में ही एक जापानी संगीत प्रेमी अधिकारी की कृपा दृष्टि उनमें पड़ी, जिसके कारण उनको संगीत साधना की अवसर प्राप्त हुई। तत्कालीन भारत अंग्रेज के दासत्व में था। साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन के दासत्व से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रभक्त रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद संघ के नाम का एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसकी अध्यक्ष भी वो स्वयं थे। राम सिंह ठाकुरी लगायत 1500 से अधिक सिपाही आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। संगीत में उनकी दक्षता को देखकर उनको आजाद हिंद फौज के बैंड पार्टी के प्रमुख पद में नियुक्त किया गया था। आजाद हिंद रेडियो स्टेशन के संगीत निर्देशक के प्रभारी भी राम सिंह ठाकुरी को ही बनाया गया था। कैप्टन राम सिंह की नेताजी के साथ प्रथम भेंट 3 जुलाई 1943 के दिन सिंगापुर में हुआ था। इस दिन राम सिंह ने सुभाष जी जान ए हिंद आ गए गीत गाकर सुभाष का स्वागत किया था। उनके जोशीले एवं देश प्रेम से ओत-पोत गीतों से सैनिकों को प्रोत्साहन मिलता था, जिसके कारण सैनिक के पहिरन में अस्पताल जाने के लिए उन्हें आदेश प्राप्त हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में युद्धबंदी सेना को आजाद हिंद फौज में शामिल करने के लिए सेना में जोश तथा इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, जिसके लिए राम सिंह ठाकुरी की गीत एवं संगीत में बहुत बड़ी योगदान दी थी। हिंद माता की तुम संतान हो, नौजवानों की तुम वतन की शान हो। ऐसे ही दूसरा गीत है, खुदाया कैसी मोहब्बतों में ये हिंद वाले पड़े हुए हैं, गांधी जवाहर सुभाष बाबू हिंद की सेवा में मर रहे हैं। 21 अक्टूबर 1943 के दिन आजाद हिंद फौज की स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुजी रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता को हिंदी अनुवाद राम सिंह ठाकुर ने कुछ इस तरह से किया था। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग है जागा। और इतना ही नहीं, इसको सुंदर धुन देकर कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जन को उत्साहित बनाया था। तत्कालीन समय से वर्तमान समय तक जो धुन राष्ट्रीय गान में देश की शान बढ़ा रहा है, उसके संगीतकार कप्तान राम सिंह ठाकुरी को हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए। अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सोनाम भेंचुम्पा ने कहा कि नामिन गांव ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में शालिग की स्थापना कर राज्य और देशवासियों को देश की स्वतंत्रता संग्राम में उनके अतुलनीय योगदान की याद दिलाई है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शालिग स्थापना समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे न केवल साहित्यिक पर्यटन बल्कि गाँव के विकास में भी काफी मदद मिलेगी। सिलीगुड़ी के मूर्तिकार उत्पल पॉल द्वारा निर्मित शालिग 6 फीट लंबा है। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल। और अब चले नागालैंड। नागालैंड में वोखा का एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन सन 2005 में अपनी स्थापना के बाद से परिवर्तन का प्रतीक बन रहा है। आधिकारिक तौर पर 2008 में नागालैंड सरकार की सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत टीम का मिशन समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है और इसके लिए अपने असाधारण सामाजिक कार्यों के लिए पहचाने जाने वाली टीम मेटामोर्फोसिस ने 2000
2017 में गवर्नर गोल्ड मेडल पुरस्कार भी प्राप्त किया है। प्रशंसा से परे उनकी प्रभावशाली पहल में युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही साथ कौशल निर्माण के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना, पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यटन को प्रोत्साहन देना और स्वदेशी को संरक्षित करना भी इसमें शामिल है। आइए मेटामॉर्फोसिस टीम की बात सुनते हैं। The Team Metamorphosis is a worker-based non-governmental organization started in the year 2005. Its primary objective was to promote and advocate quality education. Fender, which is a very prominent and prestigious American musical instrument company, conducted a research and found that students who are interested in music do better in school as well. In order to help people who are in need of blood, the Team Metamorphosis has also become very active in mobilizing and creating a lot of awareness for voluntary blood donation. As such, till date, the team has mobilized and donated more than 100 units of blood to ailing people. Notably, the team now oversees the pediatric ward at Dr. Motsu Memorial District Hospital, attracting more contributors to the noble cause of saving life through blood donations. With Joanna Muri Asonyo from Akashvani News, Kohima. और अब बात मेघालय की। मेघालय यानी मेघों का, बादलों का घर। मेघालय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग MSCPCR 2012 के पॉक्सो अधिनियम का खासी में अनुवाद लेकर आया है, जिससे लोगों को यौन उत्पीड़न और बच्चों के शोषण से निपटने वाले इस कानून के बारे में बेहतर समझ मिलने की उम्मीद है। समाज कल्याण मंत्री श्री पॉल लिंगदोह ने हाल ही में शिलोंग में पाइनवुड होटल में आयोजित कार्यक्रम में कानून मंत्री डॉक्टर अम्पारेन लिंगदोह की उपस्थिति में पॉक्सो अधिनियम 2012 का खासी अनुवाद की किंडन इन का विमोचन किया। सभा को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री श्री लिंगदोह ने कहा कि किसी के भी जीवन का स्वर्ण युग उसका बचपन होता है। श्री लिंगदोह ने आगे कहा कि ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1841 में खासी वर्णमाला की शुरुआत के बाद पहली बार हमारे पास खासी लिपि में 10 वर्ष पुराना पॉस्को कानून आया है। इस बीच मेघालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निदेशक लिंगदोह नंबरी ने कहा कि अधिनियम का अनुवादित संस्करण एक कदम आगे है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से एक कदम आगे हैं, क्योंकि हम लोगों तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं। इससे लोग ये समझ सकेंगे कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हैं। As well as responsibilities. The rights of a child, what are the rights of a child? That a child need not be exploited sexually or otherwise. That a child should not be forced into child labor, where eventually she gets exploited. Where a child is not to be exposed to trafficking. Then again, this is another area where children are being exploited sexually. And when we understand the rights, we also understand the responsibility. And what is our responsibility? Responsibility to speak out, responsibility to report if we are in the doubt. But sometimes we have to speak up for the children. So getting this work translated is indeed a step forward. A big thank you to the Commission under the leadership of Kwame Yaman, because because the Commission here, by coming forward with this translation, is in fact standing for what it is here for, to be an advocate for children. इस प्रयास के लिए MSCPCR की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम का अनुवादित संस्करण करना आसान काम नहीं था। नंबरी ने कहा कि अधिनियम के ऑपरेटिव भाग और महत्वपूर्ण प्रावधानों का अनुवाद करने का प्रयास किया गया, ताकि हम ये समझ सकें कि दुरुपयोग और शोषण क्या है। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन तभी होगा जब वे लोगों को ये समझा सकेंगे कि इसका मतलब क्या है।
लिंगो नोंगबरी ने कहा कि वे यौन शोषण के पीड़ितों से निपटने की चुनौतियों को समझती हैं। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से पहले हमारे पास केवल भारतीय दंड संहिता थी जो बच्चों के खिलाफ दुर्व्यवहार के बारे में बात करती है। MSCPCR के अध्यक्ष इमुनलांग सिएंग ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम का गारो में अनुवाद का काम अभी प्रगति पर है। जब 1 साल पहले इसकी शुरुआत की थी तो ये एहसास भी नहीं था कि अधिनियम का खासी में अनुवाद करना इतना मुश्किल काम होगा। मेघालय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये प्रयास बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने में काफी सहायता करेगा। This effort of the Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights will go a long way to combat crimes of sexual offences against children. This is Lampham Nongspring from AIR News. इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने दक्षिण गारो जिले के बद्री रोंगडोंग में चितम नाग चाइवात बहुउद्देशीय जलाशय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आर.ए. संगमा और मृदा तथा जल संरक्षण मंत्रालय के प्रभारी मंत्री मार्क्यूज एन मराक भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मृदा और जल संरक्षण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनकी पहल से ये सुंदर परियोजना सफलतापूर्वक शुरू हो सकी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जलाशय के साथ पार्क के निर्माण से ये समूचा क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ घूमने फिरने के अलावा खाने पीने और रहने की भी सुविधा होगी। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 3 मार्च को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में राज्य परिवार कल्याण केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सपम रंजन भी उपस्थित रहे। राज्य के सभी 16 जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए 3,500 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था, लेकिन पड़ोसी देशों में पोलियो के मामलों को देखते हुए सरकार प्रतिरक्षण और सतर्कता बरतते हुए कार्यक्रम चलाती है। हम सभी जानते हैं कि फिल्में समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और साथ ही ये संचार का एक शक्तिशाली उपकरण भी कहा जा सकता है। भारत विविध संस्कृति का देश है और इसकी समृद्धि भारतीय सिनेमा में झलकती है। सरकार और अन्य संगठनों ने भी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म महोत्सवों का आयोजन समय समय पर किया है और इससे वो फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित भी करती है। ऐसा ही एक फिल्म फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 रविवार को इम्फाल में शुरू हुआ। हमारे इम्फाल संवाददाता जे थोकचोंग ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन रविवार को इम्फाल में स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी के एडिटोरियम में हुआ और इसका उद्घाटन मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। ये महोत्सव सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत राज्य IPR विभाग, राज्य कला और संस्कृति विभाग और फिल्म फोरम मणिपुर के सहयोग से आयोजित किया गया। आकाशवाणी समाचार ने फेस्टिवल के आयोजकों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि फेस्टिवल के दौरान दिखाई जाने वाली फिल्मों के बीच एक तरह से प्रतिस्पर्धा तो होगी ही। My name is Yengkom Nil Chandra Singh. I am the chairman of the organizing committee North East India Film Festival 2024. Our main objective of the North East India Film Festival 2024 is to provide a platform for filmmakers, distributors, critics and other interested persons from across the North East India to attend film showing and meet to discuss current artistic developments in films by providing panel discussions and master classes for learning on aspects of filmmaking to showcase their work and connect with the industry professionals and the mass communication students. Northeast is not only the end point but a gateway of security and prosperity, the essence of the breathtaking beauty and diverse cultural heritage of different communities of Northeast India would cross the border and open to the rest of the world through cinema. And not the least, India comprises of many communities having their own traditional art and culture.
ये महोत्सव शनिवार को संपन्न हो गया। इसमें 2 अलग अलग स्थानों पर लगभग 17 फिल्में दिखाई गई। इन फिल्मों में गारो, असमिया, तांगखुल, अन्नल और मणिपुरी फिल्में शामिल हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के कई फिल्म निर्माताओं ने इस महोत्सव में उत्साह से भाग लिया। असम के एक फिल्म निर्माता के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए फिल्म महोत्सव आयोजित करने के लिए इसके आयोजकों के प्रति वे आभारी हैं। मेरा नाम नव कुमार नाथ, मैं असम से हूँ। यहाँ पे मेरा फिल्म कुबी पटोरंग आज शोकस हुआ। यहाँ पे इस टाइप का फेस्टिवल से मतलब हम लोग जैसा मतलब फिल्म मेकर जन्म लेता है, जैसे दिमाग खुल खाता है। फिल्म एक अलग चीज है। हम लोग जैसे बच्चा था चाइल्डहुड में, हम लोग हॉल पे जाके पिताजी के साथ, मम्मी के साथ, दोस्तों के साथ फिल्म देखा। तो उस टाइम में हम लोग जिस टाइप का फिल्म देखते थे, थोड़ा गाना बजाना, अनरियलिस्टिक मूवी जो देखते थे, वो सब भी मूवी वो एक अलग मूवी है। हम लोग जो करते हैं एक रियलिस्टिक मूवी, ये इसमें थोड़ा हम लोग का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग न्यू जनरेशन हम लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ मतलब। सो अभी फेस्टिवल में, इस टाइप का फिल्म फेस्टिवल में जाने के बाद ही मालूम पड़ा कि फिल्म क्या है और कैसा होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग का फिल्म का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया। तो इस टाइप का फेस्टिवल, और इसमें और एक इम्पोर्टेंट मतलब बात है कि फिल्म फेस्टिवल ही हम लोग जो फिल्म बनाता है उसको प्रमोट करता है, लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने ले जाने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म बोला जा सकता है। हाल ही में एन बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने समाज में फिल्म के महत्व को स्वीकार करते हुए फिल्म बुनियादी ढांचे में सुधार पर विशेष ध्यान दिया है। Recently, N. Biren Singh-led state government has given special attention on improving the film infrastructure, acknowledging the importance of film in a society. Jijit Oksom, Akashvani News, Imphal. हम अक्सर आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बहुविध सांस्कृतिक विरासत की ऐतिहासिक उत्सवों की जानकारी देते रहते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने बीते दिनों एक महोत्सव आयोजित किया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है और तभी से इसका अभूतपूर्व तरीके से तीव्र गति से विकास हुआ है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की समृद्ध विरासत यहाँ के लोगों की असीमित समृद्धि की कुंजी बन गई है और सरकार इसे पूरी क्षमता से उजागर करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया है और इससे लोगों में अधिक आशाएं और अपेक्षाएं बढ़ी हैं। महोत्सव में 320 से अधिक स्टॉल लगाए गए और प्रत्येक स्टॉल में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अष्टलक्ष्मी राज्यों के अद्वितीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध असम के मूंगा सिल्क से लेकर मणिपुर की खूबसूरती से बुनी गई वांगखेई, अरुणाचल प्रदेश के हस्त निर्मित कालीन और त्रिपुरा का मनोरम क्वीन पाइनएप्पल यहाँ प्रदर्शित किया गया था। ये बहुत गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस उत्सव में अष्टलक्ष्मी राज्यों के 25 से अधिक कलात्मक वस्त्र और कृषि उत्पादों के साथ जीआई टैग उत्पादों पर विशेष रूप से जानकारी दी गई। 20 से अधिक स्टॉलों पर पारंपरिक शिल्प कौशल का आकर्षण प्रदर्शन किया गया, जिसमें माजुली मास्क बनाना, टोकरी की बुनाई, लोटस सिल्क एक्सट्रैक्शन और ऐसा ही बहुत कुछ शामिल था। दर्शकों को इस सांस्कृतिक समृद्धि, कौशल और विशेषज्ञता को प्रत्यक्ष रूप से देखने का ये दुर्लभ अवसर था। महोत्सव के पहले दिन पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के कलाकारों ने स्थानीय पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन कर मानो समा बांध दिया और अगले 4 दिन में 350 से अधिक कलाकारों ने ऐसी ही प्रस्तुतियां दी और दर्शकों का मन मोह लिया। इसका आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र की ऐतिहासिक और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शा रहा था। पूर्वोत्तर में अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और अद्भुत कौशल है। इसे आप देखेंगे तो इसे महसूस करेंगे। तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर।
इसके साथ ही अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsbtalks@gmail.com। प्रतिक्रिया और आपके सुझावों के लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। नंबर एक बार फिर नोट करें 9289094044। इसके साथ ही अगले रविवार तक के लिए अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। Oi,